तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में जो सीखेंगे वो सीखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। शुद्ध गति की हम जानेंगे। देखिए, जैसे कि आपने मोशन पढ़ते समय पहले क्या पढ़े थे, हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े थे ना, कि भाई प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसी तरीके से आज भी हम रोटेशनल मोशन की काइनेमेटिक्स यानी कि घूर्णन गति की, शुद्ध गतिकी के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम कुछ, जब मोशन इन अ प्लेन समतल में गति पढ़ा था तब जान चुके थे। इसके बारे में हमने कुछ चर्चा भी करी थी वहां पर, जैसे कि आपका कोणीय विस्थापन क्या होता है, कब ये अदिश राशि मानते हैं, कब ये सदिश राशि मानते हैं, इन सारी चीजें। तो एक क्विक रिकैप ले लेना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में ये सारे पैरामीटर्स अब डिटेल में यूज होंगे। तो एक एक करके मैं सारी चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं बच्चों। तो आज का डिस्कशन अपना यही है कि शुद्ध गति की, आपकी रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति की। तो अगली सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कोणीय विस्थापन बताता हूं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है आपके इसी प्रकार के वक्राकार पथ पर गति कर रही है। आपका पथ हो गया ए से बी। अब मैंने कहा कि एक निश्चित रेखा, तो निश्चित रेखा बच्चों ये मान लेते हैं, ये निश्चित रेखा है। वस्तु मान लेते हैं हमारी, पहले वस्तु की प्रारंभिक स्थिति इस रेखीय सदिश से पता चलती है। इस स्थिति सदिश से, जिसे मैं लिख रहा हूं आर पी, पोजीशन वेक्टर हो गया, स्थिति सदिश हो गया। अब जो है दूसरी यहां पर पहुंच गई, तो इसके इस स्थिति सदिश से इसका हमें पता चलता है। तो देखिए, ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना रोटेट कर गया, घूम गया, यही इसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक, तो इसका डेल्टा थीटा आपका कोणीय विस्थापन हो गया, जैसा कि हमने बताया। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों डेफिनेशन। तो जब कोई कण आपका वक्राकार पथ पर गतिमान होता है तो किसी स्थिर रेखा के सापेक्ष इसकी स्थिति सदिश द्वारा बनाए गए कोण में परिवर्तन। देखो पहले, देखिए ये थीटा इनिशियल था बच्चों, ये थीटा इनिशियल था, ये थीटा फाइनल था। तो इसी कोण में जो स्थिर रेखा है, ये आपकी स्थिर रेखा है, इसी कोण में जो परिवर्तन हो रहा है इसे हम कह रहे हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। अब देख लेते हैं किस प्रकार का विस्थापन हुआ है बच्चों यहाँ पर। तो हम अगर देखें कोण नापने, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ नापें, तो हमें दिखाई दे रहा है ये कैसी स्थिति में जा रहा है, कैसा घूमा है ये। इसका स्थिति सदिश आपका क्लॉकवाइज घूमा है, घड़ियों की सुइयों के चलने की दिशा में घूमा है ना, आसान। अब इसके बाद कोणीय विस्थापन की भाई विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्विक रिकैप, सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका मात्रक रेडियन होता है, इसकी विमा नहीं होती है, क्योंकि कोण होता है, आपके कोण की किसी भी कोण की विमा नहीं होती। यह एक सदिश राशि होती है अगर छोटे कोणीय विस्थापन है, और जब बड़ा कोणीय विस्थापन है तो अदिश है। इसके बारे में मैंने पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जब हमने बात करी थी किसी समतल में कोणीय आपका विस्थापन, या फिर मैं कहूं किसी समतल में हमने जब वृत्तीय गति की बात करी थी, तब हमने इस चीज को डिटेल में जाना था कि क्यों ये वेक्टर नहीं होता जब बड़े कोणीय विस्थापन होते हैं, इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में। तो बच्चों देखो, सबसे आगे की बात जो आती है इसके आगे, कोणीय वेग। तो एकांक समय में हुए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और लिख देते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी आपका। अब अगर बात करें ताक्षणिक कोणीय वेग, तो हमें मालूम है कि जो आपका कोणीय विस्थापन है, जो समय का एक फलन रहा होगा, इसका अवकल गुणांक जो है, यानी कि डी थीटा बाई डी टी, यानी कि मैं एंगल का डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल यानी कि कोणीय स्थिति परिवर्तन की दर मुझे प्राप्त हो जाती है, जो कि आपका कहलाता है बच्चों कोणीय वेग। ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड होती है, और 2 पाई n/60, अगर मान लेते हैं n जो है आरपीएम में दे रखा है, राउंड्स पर मिनट में दे रखा है, चक्कर प्रति सेकंड या चक्कर प्रति मिनट में दे रखा है आपको n। यदि n आपको चक्कर प्रति मिनट में दे रखा है तो हो जाता है 2 पाई n/60। अगर चक्कर प्रति सेकंड में दे रखा होता है तो कोणीय वेग आपका ओमेगा हो जाता है 2 पाई n। ठीक है, आसान बातचीत है यहाँ तक कि। इसके बाद जो है और क्या जाना था हमने, औसत कोणीय वेग। औसत कोणीय वेग बच्चों क्या होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में मान लीजिए कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हुआ,
तो उस समय अंतराल में हुए कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल जो होता है, इसका अनुपात जो होता है वो आपका कहलाता है औसत कोणीय कोणीय वेग। अब बच्चों इसकी इकाई की बात करते हैं। कोणीय वेग की जो इकाई होती है रेडियन पर सेकंड होती है, विमा इसकी टी इनवर्स होती है। अच्छा, तात्क्षणिक कोणीय वेग आपकी एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हम घूर्णन दिशा पे से निकालते हैं। यदि कोई वस्तु आपकी घड़ी की चलने की सुइयों की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो हम कहेंगे इसका कोणीय वेग ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, और इसके अपोजिट यानी कि घड़ी की चलने की दिशा में घूम रही है, सुइयों की चलने की दिशा में, तो हम कहेंगे कोणीय वेग निगेटिव है। अब साथ ही साथ अगर और हमें देखना है तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपकी जो राइट हैंड दक्षिणावर्ती पेंच का जो नियम है, राइट हैंड स्क्रू रूल है, उसका यूज करके भी हम कोणीय वेग का निकाल सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए कोई वस्तु इस तरीके से घूम रही है तो उसके घूमने की दिशा में हम अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे और ऐसा करते समय जो हमारे थंब की डायरेक्शन होगी वो कोणीय वेग की दिशा को बताएगी। कोणीय वेग एक अक्षीय सदिश है। कोणीय वेग हमेशा किसी ना किसी अक्ष के ऊपर लगता है या उसकी दिशा किसी अक्ष के दिशा के अनुदिश होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पॉइंट्स के बारे में जानते हैं और रिवीजन को देखते हैं बच्चों। बच्चों अब रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है इसके बारे में जानते हैं कि कोणीय वेग क्या होता है और रेखीय वेग क्या होता है। तो हम इस रिलेशन को पहले भी लेक्चर में देख चुके हैं कि क्या होता है आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में क्योंकि इसका यूज भी बहुत ज्यादा होना है। तो v आपका रेखीय वेग है, ओमेगा आपका कोणीय वेग है और r जो है आपका त्रिज्य सदिश यानी कि रेडियल वेक्टर या पोजीशन वेक्टर भी कह देते हैं इसे। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इससे किस तरीके से हम रेखीय वेग की डायरेक्शन को यानी कि दिशा को देखते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर जो है आपका एक वस्तु जो है इस तरीके से वृत्तीय गति कर रही है तो आप इसकी दिशा निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से। तो सीधे हाथ के नियम से इसकी दिशा ओमेगा वेक्टर इस तरीके से आ गई। मैं इसे बिंदु को जो आपका वृत्तीय गति जिस पथ पर कर रही है उसका जो केंद्र है उसको मैं अपना निर्देश बिंदु यानी कि मूल बिंदु मान लेता हूं। तो मूल बिंदु अगर बच्चों मैंने ये मान लिया तो इस समय मान लेता हूं कि वस्तु P बिंदु पर है। तो आपके वस्तु का जो स्थिति सदिश है वो ये हो गया। अब अगर आप देखें तो हम करें ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर, अंगूठी की दिशा ये आ रही है तो निश्चित तौर पर जो वस्तु है आपकी इसी दिशा में इसका रेखीय वेग होगा। हम सभी जानते हैं कि जो आपकी वस्तु होती है उसका रेखीय वेग पथ के जो आपका स्पर्श रेखा है उसकी दिशा में होती है, पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है। थोड़ा इसका मैं टॉप व्यू बना देता हूं तो ज्यादा अच्छी क्लियरिटी मिलेगी आपको। तो जैसे कि ये मैंने दिखाया कि इस तरीके से है, ये हमारा मूल बिंदु हमने O मान लिया, वस्तु मान लेता हूं यहाँ P बिंदु पर है, कुछ इस तरीके से इसका त्रिज्य सदिश है और आपका वस्तु अगर ऐसे घूम रही है तो इसका ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा ओमेगा वेक्टर। ओमेगा क्रॉस आर करें तो थंब की दिशा इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में हो गई, तो v वेक्टर की डायरेक्शन यही है और आपका v वेक्टर यानी कि रेखीय वेग बराबर हो जाता है ओमेगा वेक्टर यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और क्रॉस आर। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसका बहुत ज्यादा यूज होना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा बच्चों। आगे देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले और हमें अभी रिवाइज करने हैं। बच्चा कोणीय त्वरण की बात करते हैं तो कोणीय त्वरण को अल्फा से निरूपित किया जाता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं कोणीय त्वरण। अब कोणीय त्वरण भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, दूसरा होता है आपका औसत कोणीय त्वरण। तात्क्षणिक कोणीय त्वरण निकालना हो तो आपका जो ओमेगा वेक्टर है उसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दो या उसका अवकल गुणांक समय के सापेक्ष निकाल लो, या मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर दीजिए।
तो बच्चों आपको मिल जाएगा यहाँ पर कोणीय त्वरण। ये कौन सा कोणीय त्वरण प्राप्त हुआ हमें? ये हमें प्राप्त हुआ तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद की जो चीज आती है वो आता है आपका औसत कोणीय त्वरण। औसत कोणीय त्वरण बच्चों जो होता है ये आपका, ये होता है कि कुल कोणीय वेग में परिवर्तन और जिस समय अंतराल में आपका ये कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ उन दोनों का अनुपात। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं कि मान लीजिए कोणीय त्वरण में परिवर्तन 1 रेडियन पर सेकेंड का हुआ 2 सेकेंड के अंदर, तो आपका यहाँ पर जो औसत कोणीय त्वरण हो गया वो हो गया आपका 1/2। ठीक है, आसान चीज है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब बात आती है कि आपका ये कोणीय त्वरण की दिशा कैसे देखें। तो देखो बहुत आसान है। कोणीय त्वरण की दिशा जो है आपके कोणीय वेग के परिवर्तन की दिशा में होता है। कोणीय वेग किस दिशा में परिवर्तित हुआ इसकी दिशा में होता है आपका कोणीय त्वरण की दिशा। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं थोड़ा और आसान भाषा में, अगर समतल में ही गति है जो कि हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, तो हम कह सकते हैं यदि समय के साथ आपका कोणीय वेग बढ़ रहा है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे आपका जो कोणीय त्वरण है वो कोणीय वेग की दिशा में है। और यदि समय के साथ कोणीय वेग कम हो रहा है यानी कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण कोणीय वेग की विपरीत दिशा में है। तो ये कुछ बातें हमें जानना है। इसके बाद अब बात आती है कि भाई कोणीय त्वरण की विमा क्या होती है। तो कोणीय त्वरण की विमा t-2 होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यह भी एक सदिश राशि है। अब हमने पढ़ा था आपका त्वरण, रेखीय त्वरण, तो मैंने कुछ बातें बताई थी, एक बार उसको रिकॉल करा देता हूं। उसके बाद हम देखेंगे कि रेखीय त्वरण आपका किस तरीके से समझा जा सकता है और कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या क्या संबंध है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों कि आपका कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या संबंध है। सबसे पहले मान लेते हैं कोई वस्तु जो है आपकी रेखीय कुछ इस तरीके से वक्रीय पथ पर चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में इसका मान लेते हैं कि ये त्वरण कुछ इस तरीके से, इसका इस समय पे जो त्वरण है वो कुछ इस तरीके से है। इस त्वरण के दो घटक हो सकते हैं। पहला घटक हो सकता है जो इस वक्रीय पथ पर स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, इसे हम कहेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसे इंग्लिश में ए टेंजेंशियल या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एटी होगा आप क्या, स्पर्श रेखीय त्वरण। और बच्चों इस त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है पथ के, आपका जो पथ है वक्राकार पथ, उस पर जिस समय जिस बिंदु पर होता है उस समय खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। अब ये भी हो सकता है कि इस दिशा में हो। तो अगर इस दिशा में होगा तो जो वस्तु क्या जो वेग का परिमाण है या मैं कहूँ चाल है वो बढ़ रही होगी अगर चाल की दिशा में है, और अगर वेग की दिशा में, और अगर ये आपका स्पर्श रेखीय त्वरण वेग की विपरीत दिशा में है तो वस्तु की जो स्पीड है यानी कि चाल है वो समय के साथ घट रही होगी। तो इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंग्लिश में कहते हैं। अब बच्चों क्योंकि ये वक्राकार पथ पर चल रही है तो निश्चित तौर पर इसका जो वेग सदिश है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा होगा। देखिए वेग सदिश पहले यहाँ है मान लेते हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी कि वेग की दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। और आप ये पढ़ चुके हैं कि वेग की दिशा में परिवर्तन के लिए ए नॉर्मल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे त्रिज्य त्वरण भी बोलते हैं। त्रिज्य त्वरण, और आपने केंद्रीय त्वरण भी पढ़ा होगा, और आपने अभिकेंद्र त्वरण भी पढ़ा होगा। त्रिज्य त्वरण और इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये बच्चों हो गया। अब देखना है कि आपका कोणीय त्वरण और रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, क्या संबंध हम बना सकते हैं। तो देखिए ए टेंजेंशियल वेक्टर है। अब मान लेता हूं कि कोणीय त्वरण जो है अल्फा, अल्फा वेक्टर है आपका कोणीय त्वरण। तो आपका ए टेंजेंशियल जो होता है वो होता है बच्चों अल्फा क्रॉस
आर, आर क्या होता है यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर होता है। तो आपका ये ए टेंजेंशियल होता है अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। ये आपका टेंजेंशियल वेक्टर होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण होता है। साथ ही साथ आपका त्रिज्य त्वरण यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन या केंद्रीय त्वरण जो होता है वो आपका होता है बच्चों ओमेगा क्रॉस वी, जिसे आपने कुछ इस तरीके से भी पढ़ा होगा, वी स्क्वायर बाई आर माइनस का आर कैप, इस तरीके से भी पढ़ा होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। अब बच्चों जो वस्तु का कुल त्वरण है, कुल रेखीय त्वरण, आपका ए क्या है, रेखीय त्वरण, ये भाई इन्हीं रेखीय त्वरण के घटक हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये रेखीय त्वरण जो है बेटा, ये रेखीय त्वरण आपका इस तरीके से लिखा जा सकता है भाई, इसी के कंपोनेंट थे, ए टेंजेंशियल प्लस ए नॉर्मल। तो आपका कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं अल्फा क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर। तो ये आपका कुल रिलेशन हमें यहां पर मिल जाता है। याद रखिएगा, जो त्रिज्य त्वरण है वो दिशा परिवर्तन के काम में आता है, और जो आपका ये स्पर्श रेखीय त्वरण है ये आपके जो गति कर रही है वस्तु उसका चाल परिवर्तन यानी कि चाल बढ़ाना या घटाने के काम में आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये भी देखा था कि जब वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होती है तो उसका त्रिज्य त्वरण तो होता है, किंतु स्पर्श रेखीय त्वरण शून्य होता है, क्योंकि उसकी चाल नियत रहती है। आगे देखते हैं कुछ चीजों को और डिटेल में। हमें पूरा एक बार क्विक रिकैप ले लेना है, क्योंकि बच्चों ये सारी की सारी चीजें आपके आने वाले जितना भी सेक्शन हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, जितना भी भाग पढ़ेंगे उन सब में इस्तेमाल होना है। तो बहुत अच्छे से समझ लेना, और अगर डिटेल्ड में जाना है, इस रिवीजन के अलावा डिटेल में जाना है, तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। इसे नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों हमने कुछ रेखीय, जब हम रेखीय गति पढ़ रहे थे तो रेखीय गति में कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी। जब आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कांस्टेंट था, वो कौन सी एक्सेलरेशन वाली और वेलोसिटी और आपके डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन थी, सभी जानते हैं। सबसे पहले बात मैं लिख देता हूं भाई, हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट यानी कि नियत है त्वरण आपका, तो ऐसी परिस्थिति में हमने पढ़ा था भाई एक्सेलरेशन वेक्टर लिख देते हैं v माइनस यू बाई टी। इसी तरीके से आपके जब हम आपकी घूर्णन गति की बात कर रहे होते हैं या घूर्णन गति की शुद्ध गति की बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो उस समय हम लिखते हैं ओमेगा। आपका ओमेगा होता है अंतिम कोणीय वेग। ये इक्वेशंस को बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने वृत्तीय गति पढ़ी थी। अंतिम कोणीय वेग ओमेगा नॉट होता है आपका प्रारंभिक कोणीय वेग, ठीक है बच्चों, ये चीज है। अब इसी तरीके की हमने कुछ इक्वेशन देखी थी, वो हमने देखी थी जब आप रेखीय गति में थे, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर a वेक्टर इनटू t, इस तरीके से देखा था। s वेक्टर इज इक्वल टू देखा था u वेक्टर t प्लस 1/2 a वेक्टर t स्क्वायर, इस तरीके की इक्वेशन देखी थी। साथ ही साथ देखा था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s, और हमने और क्या देखा था, sn देखा था। nth सेकंड में चली गई आपकी डिस्टेंस जो है 1/2 a 2n माइनस 1, ये सारी चीजें हमने बच्चों देखी थी। तो क्या ये कोणीय आपका जब घूर्णन गति हो रही है या कोणीय विस्थापन हो रहे हैं, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, तो ऐसी कोई पूरी की पूरी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल सेम टू सेम। जहां पर v हो वहां पर ओमेगा ले लेना अंतिम कोणीय वेग, जहां पर ओमेगा नॉट यानी कि जहां u हो वहां पर ओमेगा नॉट लगा देना, और जहां पर आपका a हो वहां पर आप अल्फा लगा देना, कोणीय त्वरण ले लेना। आइए ऐसी कुछ इक्वेशंस देखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि s यानी कि आपका कोणीय जो आपका रेखीय विस्थापन है, s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू, जो हो गई आपकी एवरेज आपकी लीनियर वेलोसिटी, जिसे मैं कहूँ रेखीय वेग गुणा समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कोणीय विस्थापन है उसमें भी यही करा है, ओमेगा वेक्टर प्लस ओमेगा नॉट बाई टू इंटू टी हो गया। आगे देखो आप, जब इन्होंने त्वरण रेखीय त्वरण को परिभाषित किया है तो यहाँ लिखा है v माइनस यू यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, तो आपका आ गया ये आपका रेखीय त्वरण। इसी तरीके से जब कोणीय त्वरण को बताया है तो कोणीय त्वरण में लिखा है ओमेगा वेक्टर माइनस ओमेगा नॉट वेक्टर बाई टी, ठीक।
अब आगे की बात करते हैं, तो अगली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा है। तो यहाँ पर आपके घूर्णन गति में ये हो जाती है, जब घूर्णन गति की हम शुद्ध गति की यानी कि रोटेशनल मोशन की काइनेमेटिक्स को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाती है ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर इनटू टी, जैसा कि देखने को भी मिल रहा है। फिर आपने जब पढ़ा था भाई यू टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, द्वितीय समीकरण गति की, तो यहाँ पर आपका हो जाता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इसी तरीके से आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पड़ा था, यहाँ पर हो जाता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये सारी इक्वेशन जो हमने रेखीय गति में पढ़ी थी, वहां पर हमें बस इतना ही सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन करना है कि जहां पर v है वहां पर ओमेगा लगा दें जो कि आपका अंतिम कोणीय वेग है, जहां पर u है वहां पर ओमेगा नॉट लगा दें जो आपका प्रारंभिक कोणीय वेग है, और जहां पर a है वहां पर अल्फा लगा दें जो आपका कोणीय त्वरण है, और जहां पर s है वहां पर डेल्टा थीटा ले लें जो आपका कोणीय विस्थापन है। इसी तरीके से सारी इक्वेशंस को देखा जा सकता है। बच्चों बात करते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें कैलकुलस का यूज करना पड़ता है, तब किस तरीके की इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं, तो इसे नोट करिए, मैं आपको वो दिखाता हूं फिर। अब बच्चों देखिए, यदि त्वरण नियत नहीं होता तो हम लोग वेलोसिटी वेक्टर किस तरीके से लिखते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू ds बाई डी टी और dr बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर से भी डिफाइन कर देते हैं हम लोग। इसी तरीके से ओमेगा में हम क्या करते हैं, ओमेगा को लिख देते हैं डी 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 थीटा बाई डी टी, जैसा कि अभी हमने देखा भी था। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को हम कर देते हैं भाई यहाँ पर लीनियर एक्सीलरेशन, वहां पर हो जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और दूसरा ये जो एक इक्वेशन होती है जो आप लोगों ने काफी देखी होगी v dv बाई ds, वहां पे हो जाता है ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ये एक आपका क्विक रिवीजन हो गया पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स का, जिसको हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी यानी कि आपेक्षिक कोणीय वेग, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके घूर्णन गति में यानी कि रोटेशनल मोशन में, इसको भी जानेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है ये, जो बहुत सारे क्वेश्चंस, यहाँ तक कि इरोडोव के भी क्वेश्चन करने जाओगे तो इस कंसेप्ट का यूज मिल जाएगा आपको। तो इसको देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, सारी चीज अच्छे से रिवाइज कर लो, कुछ रह गया हो कुछ छूट गया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। जय हिंद।